दोस्तों अभी हाल ही में मैंने हॉन्टिंग सोल्स नाम की एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी देखी है जो कि इसी साल रिलीज हुई और इस फिल्म को डिएगो सिल्वा ने डायरेक्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर इस फिल्म की कहानी को जानते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम माइक नाम के बंदे को रोड पर भागते हुए देखते हैं और तभी एक हुडेड आदमी उसके सामने आकर उसे शूट कर देता है। इसी के साथ माइक की आंख खुल जाती है, उसे रियलाइज होता है कि वो बस एक सपना देख रहा था। अब माइक की पत्नी जिसका नाम एंजी था वो भी उठ जाती है और उसे पानी पीकर सो जाने को कहती है। माइक सोने ही वाला था कि तभी उसे अपने बेड के सामने अपनी बेटी सोफी दिखाई देती है और सोफी माइक से बात करने लग जाती है। अब यहाँ खास बात ये थी कि एंजी को सोफी दिख नहीं रही थी एंड दिस वाज वेरी वियर्ड। कुछ ही सेकंड्स बाद सोफी माइक के सामने ही वॉल के थ्रू होते हुए गायब हो जाती है और इसे देखकर माइक बहुत डर जाता है। वो सब कुछ एंजी को बताता है और इसी बीच सोफी अपने रूम से माइक को आवाज लगाने लगती है। ऐसे में माइक भागकर सोफी के पास जाता है और सोफी उसे बताती है कि उसे ठीक फील नहीं हो रहा है और उसके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। सोफी को काफी तेज बुखार भी आ रहा था और कुछ ही सेकंड्स बाद हम देखते हैं कि सोफी की आंखें बंद हो गई थी और वो किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। ऐसे में माइक और एंजी तुरंत सोफी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और यहाँ भी पता चलता है कि सोफी के साथ ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। डॉक्टर थॉमस सोफी को चेक करते वक्त उसके बैक पर मार्क्स नोटिस करते हैं और उन्हें लगता है कि सोफी के साथ फिजिकल अब्यूज हुआ है। सोफी को खुद कोई आइडिया नहीं था कि आखिर उसके बैक पे ये मार्क्स कहाँ से आए। डॉक्टर थॉमस माइक और एंजी को बुलाकर उनसे पूछते हैं कि उन्हें इसके बारे में क्या पता है। एंजी बताती है कि पिछली रात सोफी को बेड पे ले जाते वक्त उसने उसके बैक पे कोई मार्क्स नहीं देखे थे और आज अचानक ये मार्क्स कहाँ से आ गए इसका उसे कोई आइडिया नहीं है। ऐसे में डॉक्टर थॉमस को लगता है कि शायद माइक और एंजी ने ही ये काम किया है, तो वो सोफी से कॉन्फिडेंशियली पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लेकिन सोफी सिर्फ इतना कहती है कि द डार्कनेस इज कमिंग फॉर मी। रात को माइक सोफी के रूम में ही था जब उसे अचानक किसी के कदमों की आवाज़ आती है जो कि काफ़ी भारी सी फील हो रही थी। माइक रूम में बाहर जाकर कॉरिडोर में देखता है लेकिन यहाँ कोई भी नहीं था और वो आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। तो अगली सुबह हम डॉक्टर थॉमस को अपनी नर्स से बात करते हुए देखते हैं जहाँ वो बताते हैं कि सोफी के सिम्टम्स उनके एक प्रीवियस पेशेंट कार्ल से काफ़ी मैच करते हैं। कार्ल को काकेक्सिया थी जिससे उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन सरप्राइजिंगली उसकी बॉडी में काकेक्सिया से होने वाली कोई विजिबल सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे। नर्स बताती है कि कार्ल सोफी का फ्रेंड हुआ करता था और हो सकता है कि कार्ल को जो भी डिजीज थी वो सोफी को भी लग गई हो। यहाँ तक कि नर्स का कहना था कि कार्ल के बॉडी पे भी अचानक से मार्क्स आ जाते थे और उसका बॉडी टेम्परेचर गिर जाता था और अंत में उसकी मौत भी हो गई थी। तो ये सब सुनकर माइक पूछता है कि डॉक्टर थॉमस इस बार क्या अलग करने वाले हैं जिससे सोफी बच जाए, जिस पे नर्स कहती है कि तुम्हें उनसे ही ये बात पूछनी चाहिए। माइक डॉक्टर थॉमस से बात करने जाता है लेकिन वो अपने रूम में नहीं थे। इसके बाद माइक कार्ल की मदर मेरी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे बता सकती है कि कार्ल की मौत कैसे हुई। वो मेरी को बताता है कि सोफी की तबीयत बुरी तरह से ख़राब हो गई है और अगर वो उसे कुछ भी बताती है तो इससे उसकी मदद होगी। मेरी कार्ल का नाम सुनकर इमोशनल हो जाती है और माइक से कहती है कि वो कार्ल के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती है। अब कॉल रखने से पहले माँ को कुछ विस्परिंग सी सुनाई देती है कॉल से ही, विच वॉज यू कैनॉट सेव हर, और इसी के साथ कॉल एंड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सोशल सर्विस ऑफिसर आ जाती है और वो एंजी से कुछ सवाल जवाब करने लगती है। फिलहाल माइक यहाँ नहीं था क्योंकि वो अपने ऑफिस में था और ऑफिस में माइक के बॉस उससे कहते हैं कि भले ही तुम बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो लेकिन अगर तुम अपनी बेटी के लिए इतने सारे लीव्स लोगे तो हो सकता है हम तुम्हें ज़्यादा दिन नहीं रख पाएंगे। ये सब सुनकर माइक अपने केबिन में परेशान होकर बैठा होता है कि तभी उसे एंजी का कॉल आता है जहां एंजी उसे बताती है कि डॉक्टर थॉमस का कहना है कि सोफी के हेल्थ का खराब होना दरअसल में उसके नाइटमेयर्स है। उन्हें सोफी को घर ले जाकर इंश्योर करना होगा कि सोफी आराम से रेस्ट कर सके और इसी से उसकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। एंजी माइक को हॉस्पिटल आकर उन लोगों को घर ले जाने के लिए कहती है। माइक घर जाने से पहले कार्ल की मदर मेरी से मिलने जाता है और मेरी माइक को कुछ भी नहीं बताना चाह रही थी, बट फाइनली वो मार्क को बताती है कि कार्ल के फादर को लगता था कि कार्ल की प्रॉब्लम्स उसके ड्रीम्स यानी उसका सपना है, इसीलिए वो कार्ल के रूम में ही सोने लग गए थे जिससे कार्ल की हालत सुधरने लग गई थी। कार्ल के फादर मेरी को और कुछ बता पाते इससे पहले एक दिन सोते सोते उन्हें नींद में हार्ट अटैक आ गया। मेरी बताती है कि उसे नहीं पता कार्ल के फादर किस तरह कार्ल की हेल्प कर रहे थे, लेकिन उनका एक ही कहना था कि कार्ल के प्रॉब्लम्स के पीछे उसके नाइटमेयर्स ही हैं।
माइक मेरी से पूछता है कि लास्ट टाइम कॉल पे वो क्या विस्पर कर रही थी, उसने कॉल के एंड में यू कैन नॉट सेव हर ऐसा कुछ क्यों बोला। ये सुनते ही मेरी घर के अंदर जाती है और कार्ल की कुछ ड्राइंग्स उठाकर लाती है। इन सभी पर किसी ने ब्लैक क्रेयॉन से यू कैन नॉट सेव हिम लिखा हुआ था। मेरी बताती है कि ये कार्ल की राइटिंग नहीं है क्योंकि कार्ल को तो लिखना ही नहीं आता था। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होकर घर के अंदर आता है जहाँ एंजी सोफी को उसके बेड पे सुला रही थी। सोफी को उसके रूम में सुला कर आने के बाद जैसे ही एंजी बाहर आती है उसे पास का एक डोर अपने आप खुलता हुआ दिखाई देता है। एंजी को लगता है कि माइक घर आ चुका है और वो उस रूम में जाती है कि तभी अचानक उसे काफी कोल्डनेस सी फील होती है और यहाँ एक और डोर ओपन होता है। उस डोर के पास जो रूम था वो पूरी तरह से डार्कनेस से भरा हुआ था। एंजी इससे बहुत डर जाती है और थोड़ी देर बाद ही माइक वापस आ जाता है। माइक और एंजी सोफी के रूम में जाते हैं जहां वो लोग कुछ बात करते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सोफी उनकी इकलौती बेटी नहीं है। दरअसल एंजी पहले भी मां बन चुकी थी लेकिन उनका फर्स्ट बेबी अनफॉर्चुनेटली सरवाइव नहीं कर पाया था। इसके बाद माइक थोड़ी देर सोफी के रूम में बैठकर फिर नीचे आता है और इंटरनेट पे अपने ड्रीम्स के बारे में खोजने लगता है। तभी अचानक माइक को कुछ अजीब सी विस्परिंग साउंड सुनाई देने लगती है और तभी यहाँ एंजी आ जाती है जिसे देखकर माइक बहुत डर जाता है, लेकिन वो एंजी से अपना एक्सपीरियंस छुपा लेता है। रात को सोते वक्त लगभग 3:30 के आसपास अचानक ही माइक और एंजी के रूम का टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर जाता है और डोर अपने आप ओपन होता है, जिसके बाद माइक के ऊपर से ब्लैंकेट अपने आप हट जाता है और उसे ऐसा फील होता है एज इफ किसी ने उसे पुल करा हो। माइक डोर खुला हुआ देखता है और बाहर जाता है जहां आते ही अचानक सभी डोर अपने आप बंद होने लगते हैं और मेन डोर पर माइक को किसी की नॉक सुनाई देती है। माइक मेन डोर ओपन करता है लेकिन यहाँ कोई नहीं था। माइक को अभी भी विस्परिंग सुनाई दे रही थी जिन्हें सुनते हुए वो बेसमेंट की तरफ जाता है जहां उसे स्ट्रेंज नॉइजेस सुनाई देती है, लेकिन सब कुछ अचानक ही बंद हो जाता है। तो अगली सुबह माइक जब ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है तो एंजी नोटिस करती है कि माइक के नेक पर एक हिक्की, जिसे हम लव बाइट भी कहते हैं, वो है और माइक ये सोचकर इसे भूल जाता है कि ये उसे एंजी से ही मिला होगा। माइक के चले जाने के बाद एंजी और सोफी एक गेम खेलते हैं जहां एंजी सोफी को ब्लाइंड फोल्ड करके उसका हाथ पकड़कर कुछ ड्रॉ करने वाली थी और सोफी को गेस करना था कि वो क्या ड्रॉ कर रही है। पहली बार में सोफी गेस कर लेती है और नेक्स्ट टर्न में एंजी सोफी को ब्लाइंड फोल्ड करती है, लेकिन तभी उसे किसी की कॉल आ जाती है। एंजी रूम से बाहर चली जाती है और यहाँ हम सोफी के हाथ पर एक डिमोनिक हाथ देखते हैं जो कि एंजी के आवाज निकालकर सोफी से कुछ ड्रॉ करवाता है। जब एंजी रूम में आती है तब वो देखती है कि सोफी की ड्राइंग बुक पर एक हैंग्ड आदमी बना हुआ था और ब्लैक क्रेयॉन से लिखा हुआ था यू कैन नॉट सेव हर। एंजी सोफी से पूछती है कि ये सब क्या है, जिसपे सोफी उसे बताती है कि ये उसी ने उससे बनवाया है। अब वो कौन है ये तो हमें आगे पता चलेगा। खैर, ड्राइंग में ये आदमी उसके डैड यानी कि माइक ही हैं और एंजी ये सब देखकर बहुत डर जाती है। तभी रूम के बाहर सोफी और माइक की एक फोटो गिर जाती है और एंजी फोटो पिक करती है जिसके ठीक पीछे वैसे ही क्रेयॉन से यू कैन नॉट सेव हर लिखा हुआ था। तो इन घटनाओं को सुनने के बाद माइक फौरन अपने ऑफिस से घर आता है और वो अपने घर में कुछ सिक्योरिटी कैमरास वगैरह लगा देता है। माइक का दोस्त रॉन उससे पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और माइक उसे अपने ड्रीम्स के बारे में बताता है। रॉन उसे अपनी एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड की हेल्प के लिए सजेस्ट करता है, लेकिन माइक इस तरह की सुपरस्टिशियस बातों में विश्वास नहीं करता था, इसीलिए वो इसे इग्नोर करके यहाँ से चल देता है। खैर, घर पे एंजी माइक को बताना चाहती है कि आज क्या हुआ, लेकिन माइक कैमरा इंस्टॉलेशन में ही बिजी था। एंजी खाना बना रही होती है कि तभी उसे डाइनिंग रूम से कुछ आवाज आती है। यहाँ कर वो देखती है कि एक फ्लावर का वास फ्लोर पर गिर के टूट चुका था। एंजी इस वास को उठाकर रखी रही होती है कि तभी वो टेबल के नीचे से किसी के डिमोनिक लेग्स को देखती है। जैसे ही एंजी ऊपर उठती है उससे अपने सामने एक डीमन दिखाई देता है जो कि उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एंजी भागते हुए एक टेबल के नीचे छुप जाती है और माइक एंजी की आवाज सुनकर उसके पास आता है और उसे संभालता है। वहीं दूसरी तरफ सोफी अपने रूम में कुछ ड्रॉ कर रही थी कि तभी उसके रूम का विंडो अपने आप ओपन हो जाता है। सोफी की ड्राइंग एयर में फ्लोट करते हुए विंडो के ऊपर जाकर अटक जाती है, जिसे लेने के लिए जैसे ही सोफी विंडो के ऊपर चढ़ती है वैसे ही एक इनविजिबल फोर्स उसे विंडो से बाहर धक्का दे देती है। अब इससे पहले सोफी नीचे गिर जाती, माइक उसे आकर बचा लेता है। तभी मेन डोर की बेल रिंग होती है और यहाँ सोशल सर्विस ऑफिसर आई थी टू चेक ऑन सोफी। घर की हालत देखकर ऑफिसर को लगता है कि माइक और एंजी के बीच फाइट हो रही है और इसीलिए वो सोफी से अकेले में बात करने की रिक्वेस्ट करती है। सोफी से बात के दौरान ऑफिसर को पता चलता है कि सोफी को रात को अपने रूम में किसी की प्रेजेंस फील होती है जो कि उसके साइड में ही आकर लेट जाता है, जिसके बाद सारे रूम में डार्कनेस छा जाता है।
बट देन शी सेज कि वो खुश है क्योंकि उसके डैड उसे आकर बचा लेते हैं। ये सब सुनकर ऑफिसर को लगता है कि माइक एक अच्छा डैड नहीं है और वही सोफी के साथ कुछ बुरा कर रहा है। इसीलिए वो सोफी से कुछ क्वेश्चंस करती है, लेकिन सोफी के आंसर से क्लियर था कि माइक ऐसा इंसान नहीं है और सोफी जिस एंटिटी की बात कर रही है वो कुछ सुपरनैचुरल सा है। यहाँ सोफी ऑफिसर को यह भी बताती है कि वो उन्हें अपने नाइटमेयर्स के बारे में नहीं बताना चाहती, क्योंकि जो भी इन नाइटमेयर्स के बारे में सुनता है उसके साथ भी ठीक वैसा ही एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। सोफी को इन नाइटमेयर्स के बारे में ऑब्वियसली कार्ल से पता चला था, जिसके बाद उसके साथ भी वही सब स्टार्ट हो गया है। अब इससे पहले कि ऑफिसर सोफी से और कुछ जान पाती, वहां ऊपर रूम में एंजी के वॉल पे बड़ा बड़ा यू कांट सेव हर लिखा हुआ दिखता है, जिसे देखकर माइक भागता हुआ सोफी के पास आता है। ऑफिसर माइक से कहती है कि वो उन लोगों की हेल्प कर सकती है, लेकिन माइक उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। ऑफिसर के जाने के बाद माइक सोफी को लेकर बैकयार्ड में खेलने जाता है और यहाँ एंजी उस वॉल को साफ करने लगती है जिस पर यू कैन नॉट सेव हर लिखा हुआ था। तभी उसके रूम का डोर अपने आप तेजी से बंद हो जाता है, जिसे माइक आकर ओपन करता है। एंजी माइक पे गुस्सा होती है और उससे कहती है कि उसे इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए, जिस पे माइक बताता है कि वो तो अभी अभी सोफी के साथ खेल कर आया है। सोफी नहाने चली जाती है और यहाँ माइक एंजी को संभाल रहा होता है। तभी अचानक उसे सोफी की आवाज़ आना बंद हो जाती है, इसलिए वो बाथरूम में बाहर जाकर सोफी को आवाज़ लगाता है और यहाँ अंदर हम उस डीमन को देखते हैं जो कि सोफी को उसके बाथ टब में डुबो कर मार रहा था। माइक दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है और सोफी को किसी तरह बचा लेता है ना। रात को माइक को एक बार फिर वही नाइटमेयर आता है जहां वो किसी से बचकर भाग रहा होता है और इस बार वो इस आदमी का फेस देखता है जो कि और कोई नहीं बल्कि माइक के डैड ही थे। माइक के डैड सोफी के साथ खड़े थे और वो माइक से एक ही बात कहे जा रहे थे कि लेट हर गो, यू कैन नॉट सेव हर, और ऐसा कहकर वो माइक को शूट कर देते हैं। तो इसके बाद माइक की आँख खुलती है और वो उठता है, लेकिन वो अपने आप को अपने बेड पर ही देखता है। जी हाँ, माइक की सोल एक्चुअली में उसकी बॉडी को लीव कर गई थी और तभी वो उस डीमन को अपने रूम के बाहर देखता है जो कि शायद माइक की सोल को स्मेल करते हुए यहाँ आ गया था। माइक सोफी की रूम की तरफ भागता है जहाँ वो उस डीमन को सोफी के सामने देखता है जो कि सोफी के अंदर से काइंड ऑफ उसकी एनर्जी सक कर रहा था। माइक उस डीमन से लड़ता है और डीमन माइक को गिरा देता है, जिससे माइक की आँख खुल जाती है। नाउ इस प्रॉपर आँख खुली थी और माइक तुरंत सोफी के रूम में भागता है और यहाँ एंजी और माइक सोफी को स्माइल करते हुए देखते हैं। सोफी कहती है कि फादर सेव्ड मी, यानी कि माइक ने उसे बचा लिया था। यह सुनकर माइक सरप्राइज रह जाता है क्योंकि उसके हिसाब से उसने ये सब बस सपने में ही किया था। तो अगली सुबह माइक रॉन के साथ उसकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड के पास जाता है जहां वो एस्ट्रोलॉजर माइक को बताती है कि कल रात जो उसने देखा था वो रियल था। वो माइक को बताती है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि सोफी के साथ क्या हो रहा है, इसीलिए उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे वो ड्रीम दिखाया जहां उसे उसके डैड शूट कर देते हैं और इस तरह एस्ट्रो प्रोजेक्शन ट्रिगर हो गई, जिससे माइक की सोल अपनी बॉडी को लीव करके सोफी की हेल्प करने चली गई। इसीलिए वो उस डीमन को देख पाया। वो माइक को बताती है कि वो एस्ट्रो प्रोजेक्शन को ट्रिगर करके कभी भी एस्ट्रो प्लेन में जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे स्पेसिफिक फोकस की नीड होगी, प्लस उसे सोफी की हेल्प करने के लिए पहले उस डीमन के बारे में जानना होगा। वो माइक को एक बुक दिखाती है जहां वो उस डीमन की ड्राइंग देकर उसे आइडेंटिफाई कर लेता है। वो बताती है कि ये डीमन लोगों की एनर्जी पर फीड करता है और तब तक जब तक उस इंसान की डेथ न हो जाए। वो बताती है कि ये डीमन मिडनाइट में ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और माइक पूछता है कि ये डीमन सोफी को ही क्यों टारगेट कर रहा है, जिसपे एस्ट्रोलॉजर बताती है कि सोफी एक चाइल्ड है और चिल्ड्रन की एनर्जी सबसे प्योर होती है, इसलिए वो डीमन उसे ही टारगेट कर रहा है। वो माइक को बताती है कि लास्ट टाइम इस डीमन ने एक हेक्टर नाम के आदमी को पजेस किया था जो कि पजेस्ड होने के बाद आसपास के लोगों पर अटैक करने लग गया था और पुलिस ने किसी तरह उसे पकड़ लिया, जिसके बाद एक शमन ने कुछ रिचुअल्स करके इस डीमन को उस आदमी के अंदर से निकाला था। शमन के स्पेल से उस डीमन की जो पजेस करने वाली एबिलिटी थी वो खत्म हो गई और इतने सालों में ये डीमन छोटे बच्चों की एनर्जी कंज्यूम कर करके इतना स्ट्रांग हो गया है और अब वो अपने प्लेन से बाहर निकलकर ह्यूमन वर्ल्ड में आने की एनर्जी इकट्ठा कर रहा है। ये सब सुनकर माइक पूछता है कि इस डीमन को रोकने का क्या रास्ता है, जिसपे एस्ट्रोलॉजर से बताती है कि इस डीमन को एक बॉडी की नीड है और अगर वो इस डीमन को एक बॉडी में कैद कर पाए तो इसके बाद वो एक स्पेल करके उस डीमन को कैद कर सकेगी। वो माइक को बताती है कि उन्हें जल्द से जल्द ही रिचुअल को करना होगा। इसके बाद वो लोग माइक के घर जाते हैं जहां वो लोग सोफी के बेड के चारों तरफ एक लॉन्ग रोप से सर्कल क्रिएट करते हैं। मिडनाइट को वो सभी सोफी के बेड पर उस सर्कल के अंदर ही एक साथ बैठे होते हैं जब वो डीमन आता है। सोफी इस डीमन को देख पा रही थी और वो उसे देखकर इतना डर जाती है कि उसे संभालने के चक्कर में बाकी सभी लोग अनजाने में ही सर्कल से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वो डीमन रॉन को पकड़कर उसकी सारी एनर्जी चूस लेता है, जिससे रॉन ऑन द स्पॉट ही मर जाता है।
एंजी सोफी को लेकर नीचे भाग जाती है और उसे काम डाउन करती है। तभी पास के कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आप टाइप होने लगता है कि यू कैन नॉट सेव हर, जिसके बाद रूम की लाइट्स फ्यूज होना स्टार्ट कर देती है। ऐसे में एंजी सोफी को लेकर बेसमेंट में छुप जाती है जहां उन्हें माइक पजेस्ड हालत में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, माइक को उस डीमन ने पजेस कर लिया था और वी कैन से कि माइक ने खुद को पजेस करवाया था। और देन माइक एंजी से कहता है कि वो उसे एक चेयर से बांध दे, क्योंकि वो जानता है कि वो उस डीमन को अपने अंदर ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता है। एंजी रोप्स वगैरह लाने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो डीमन सोफी को उठा लेता है और माइक उस डीमन से कहता है कि सोफी को जाने दो और अगर तुम किसी को पजेस करना चाहते हो तो मुझे ही पजेस करके रखो। ऐसे में डीमन माइक को पूरी तरह से यानी कि फुल कंट्रोल के साथ पजेस कर लेता है और एंजी उसे टाई करने की कोशिश करती है, लेकिन पजेस्ड माइक उसे धक्का देकर अपने आप को फ्री करा लेता है। यहाँ माइक एंजी को चोक करके उसे मारने ही वाला था कि तभी माइक के फ्रेंड की एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड यहाँ आ जाती है और माइक पे अटैक कर देती है। वो तीनों बाहर भागते हैं और माइक भी उनके पीछे आता है। यहाँ बाहर खड़ी पुलिस माइक को शूट करके गिरा देती है और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाती है। माइक पर अपने फ्रेंड रॉन के होमिसाइड का केस और अपनी बेटी और वाइफ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होता है, जिसकी सजा वो अभी भी काट रहा था। एंजी माइक से मिलने जाती रहती है और अब सोफी और एंजी की लाइफ सेफ थी, लेकिन माइक ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर लिया था। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी मूवी की कहानी और अब हम और आप मिलकर इस फिल्म से रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ हमें डीमन के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया है। जस्ट हम ये जान पाते हैं कि वो एनर्जी को कंज्यूम करता है एंड स्पेशली वो छोटे बच्चे को इसलिए टारगेट करता है क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ही प्योर होती है। वो बड़े लोगों की एनर्जी को भी कंज्यूम कर सकता है और उन्हें मार भी सकता है, बट आई डोंट नो वो ऐसा जल्दी में क्यों नहीं करता। मे बी वो एंजॉय करता है इस पूरे प्रोसेस को और रिलिश करता है। जहां तक बात मूवी की है तो मूवी की कॉन्सेप्ट तो काफी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इस मूवी में माइक की एक्टिंग जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं थी, जिस वजह से मूवी थोड़ी लेट डाउन लगती है। बट ओवरऑल आई वुड से कि ये वन टाइम वॉच है। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।